Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be starting the CBSE class 12 previous year questions for chemistry. और ये क्वेश्चंस है टर्म टू रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि 2020 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब जो आपका एग्जामिनेशन है बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तो इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे या सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस एरिया से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको वही क्वेश्चंस इस समय करने चाहिए मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने 2020 के जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन जो टर्म टू के सिलेबस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो सब सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखे दिए हैं। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, जिससे कि आप अगर आपने 2020 के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन इज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है। इन एनहाइड्रस सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं एनहाइड्रस भी बता देता हूँ। एनहाइड्रस सॉल्यूशन में जो बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस होता है वो होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब ये क्यों होता है? 3 डिग्री क्या होता है? दिस इज आर एन आर और दिस इज आर, और 2 डिग्री इज योर आर एन आर, ये नीचे हाइड्रोजन है, और 1 डिग्री इज योर आर एन एच एच दिस। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एनहाइड्रस सॉल्यूशन में ये वाला ऑर्डर क्यों होता है? बिकॉज द अल्काइल ग्रुप शोज द प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड टुवर्ड्स द एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड में, उनको नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। और बेसिसिटी एक्चुअली में क्या होता है? बेसिसिटी होता है कि हम किस तरह से चेक करते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। कितना रेडिली अवेलेबल है, कितना रेडिली वो लोन पेयर को दे सकता है। वो जितनी इजीली एक एटम किसी लोन पेयर को दे सकता है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता है। या फिर दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस आयोन, कितनी रेडली वो H प्लस आयोन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इधर दो ही दे रहे हैं, इधर तीनों दे रहे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगा, इसीलिए ये इजीली दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स को एनहाइड्रस सॉल्यूशन में, इसीलिए ये ऑर्डर होता है। फिर 2, फिर ओनली 1। ओके, अब आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का जो केस होता है वो एक डिफरेंट केस होता है। वाई? एक्वस सॉल्यूशन में 3 इफेक्ट्स, पहले तो मैं आपको इसका ऑर्डर बता देता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब ये इतना डिफरेंट क्यों होता है? ये इसलिए इतना डिफरेंट होता है बिकॉज देर आर 3 इफेक्ट्स विच आर एक्टिंग ऑन दिस इन दिस केस। पहला इफेक्ट जो होता है वो है प्लस आई इफेक्ट, जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में। और तीसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरफेरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस। प्लस आई इफेक्ट को तो आपने देख ही लिया है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये वाला ऑर्डर होगा। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इस वाले केस में आर एन आर, एक आर, मैंने यहाँ पर एक H प्लस आयोन ऐड कर दिया, प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ ये है 3 डिग्री वाला केस। यहाँ पर 2 डिग्री वाला केस देख लेते हैं, आर एन आर, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। और सिमिलरली 1 डिग्री आयोन के देख लेते हैं। 1 डिग्री आयोन के पास क्या है? आर एन एच एच, और यहाँ पर एक और एच आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। अभी यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दिस एंड दिस, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। द मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स द मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। तो यहाँ पर
हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओनली दीज थ्री एलिमेंट्स बिकॉज दे आर वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव विद हाइड्रोजन। ये तीनों बनाते हैं सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इसमें आप ऑलरेडी देख पा रहे होगे जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसमें है, इस वाले में 1 डिग्री में, तो इसलिए जो बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बिकॉज H प्लस को ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन गया है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हो गया है 1 डिग्री। अब स्टेरिक हिंडरेंस पर आते हैं। स्टेरिक हिंडरेंस में जब ऊपर वाला देखेंगे आप, स्टेरिक हिंडरेंस में ऊपर वाला ही केस देख लीजिए। स्टेरिक हिंडरेंस में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर H प्लस आयोन ऐड हुआ, ये वाला H प्लस आयोन को ऐड होने के लिए सबसे ज्यादा हिंडरेंस, सबसे ज्यादा जो इंटरप्शन दे रहे हैं वो 3 ग्रुप दे रहे हैं, बिकॉज दीज 3 ग्रुप्स आर वेरी वेरी मतलब वेरी बल्की ग्रुप्स। तो ये तीनों मोटे मोटे ग्रुप्स हैं, तो ये हाइड्रोजन को आने से रोकेंगे। तो उस यहाँ पर कितने ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप है जो आने से रोकेंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है जो आने से रोकेगा। लीस्ट स्टेरिक हिंडरेंस इज इन द केस ऑफ 1 डिग्री। सो जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का, जो सबसे इजीली जो एक्सेप्ट होगा हाइड्रोजन, वो होगा 1 डिग्री में, इसलिए जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, आप इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं कंबाइंड इफेक्ट में, तो उसकी वजह से आपका जो ऑर्डर आता है वो होता है ये वाला। तो उस वजह से एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें आपको बस इन चारों ऑप्शन में बस ये देखना है कि कौन सा है 2 डिग्री अमाइन, विच इज डाइमिथाइल अमाइन इज द 2 डिग्री अमाइन। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। व्हाट इज आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली होता क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाई CH3C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, या फिर CH3CH OH R ग्रुप। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होना चाहिए वो इन्हीं का होना चाहिए। इसका रिएक्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, या फिर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल के यही ग्रुप बन जाता है। तो अब ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं किससे, I2 प्लस NaOH से, तो आपका जो आउटपुट बनता है वो बनता है CHI3 प्लस CH3 COONA प्लस BrI2, या फिर जो भी कुछ H2 कंपाउंड बनता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये CHI3 इज व्हाट, दिस इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट, जो मैंने जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ येलो कलर प्रेसिपिटेट, और ये होता है आपका आइडोफॉर्म, इसलिए हम इसको आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट, और दिस इज गिवन बाय ओनली दोज कंपाउंड व्हिच हैव CH3CO ग्रुप इन देम, या फिर CH3CHOH ग्रुप इन देम। कीटोन्स फॉर्म करते हैं, अल्कोहल फॉर्म करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं इथेनॉल, इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इथेनॉल के क्या है, इथेनॉल इज योर CH3CH2OH, तो ये तो देगा नहीं आपका, है ना। इथेनॉल इज व्हाट, CH3CHO, तो ये भी नहीं देगा, है ना, ये भी नहीं शो कर सकता। इसमें ये है, लेकिन इसमें दूसरा ग्रुप अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ये वाली चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नहीं देख सकता। पेंटेन टू ओन में अगर देखें आपका, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, यहाँ पर है आपके पास ये ग्रुप जिसमें दूसरा ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, तो ये शो कर सकता है। पेंटेन 3 ओन में जाते हैं तो ये होगा आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए दे नहीं सकता, तो सही आंसर है C। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसका, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालनी होगी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप किस तरह से डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम शिफ्टेबल इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तो मैंगनीज 25 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d5 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब आप इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 4s, ये 4s है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ,
हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको देखेंगे ना, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर ही रहा है, -5 भी शो कर सकता है, +6 भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू द फॉरवर्ड वन इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, नहीं है ना, या फिर वीक लिगैंड के केस में अगर आपको एक्साइट किया गया, जरूरत पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे भी जा सकता है। तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है बहुत इजीली। तो यहाँ पर मैग्नीज जो है उसकी सबसे हाई ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बिकॉज डी ऑर्बिटल में इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। What is the correct IUPAC name of the given compound? The correct IUPAC name, अब देखिए यहाँ पर जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग सबसे पहले जो नंबरिंग होती है वो COH ग्रुप से स्टार्ट होती है। COH ग्रुप विल बी फर्स्ट नंबर क्योंकि प्रिंसिपल ग्रुप बन जाता है। अब हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड दिस होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो ये हो गई हमारी चेन, दिस इज योर चेन बन गई। ये अगर आपको IUPAC स्ट्रक्चर के वो नहीं पता है, IUPAC रूल्स नहीं पता है, तो आप एक वीडियो देख लेना। मैंने IUPAC के ऊपर जेई एडवांस, ये मेरा जो हमारा जो दूसरा चैनल है IIT जेई मेंस एंड एडवांस, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल का नहीं है वो, बस बेसिक, उसमें जो बेसिक जो ब्लैक कलर के वीडियोस होंगे, ब्लैक कलर के थंबनेल के, उसमें लिखा होगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर DCM क्लासेस फॉर IIT जेई में आप देखना, वहाँ पर आपको IUPAC का नॉमेनक्लेचर पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली समझा, एक्सप्लेन किया है, मैंने ही एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गई चेन। तो यहाँ पर अब इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, बिकॉज सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, दिस इज योर आंसर। इजी, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is what? Analyze the given graph drawn between concentration of reactant versus time. Predict the order of the following reaction. ये है आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में सबसे पहली जो हिंट जो इसने दी है हमें, वो क्या हिंट है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 0.8 से लेके अगर आप 0.4 टाइम तक जाते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब इतना हो रहा है तो वो कितने सेकंड में हो रहा है, वो 10 सेकंड्स में हो रहा है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आया, डेल्टा एक्स कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया आपका 0.4, वो कि 10 सेकेंड्स में आया है। सिमिलरली आप 0.4 से जब 0.2 में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि चेंज कॉन्सेंट्रेशन में कितना आया 0.2, ये 10 सेकेंड में हुआ। मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर जितना देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हाफ लाइफ है, मतलब टी हाफ, सॉरी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जस्ट हाफ हो गया। पहले वाले केस में जो कॉन्सेंट्रेशन 0.8 से 0.4 जस्ट हाफ हो गया, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। सिमिलरली 0.4 से 0.2 कॉन्सेंट्रेशन जस्ट हाफ हो गया इन 10 सेकेंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तो यानी कि इसकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, ये 10 सेकेंड है और ये कांस्टेंट है। और हाफ लाइफ कांस्टेंट किसी केस में होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय 0 log2 by lambda, which is actually 0.693 by lambda. Okay, lambda is what? Lambda is the rate constant. तो पहला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो गया है। पहला क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर इज द फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज रेट कांस्टेंट, बिकॉज दिस टी हाफ इज कांस्टेंट। तो ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। थ्योरेटिकली कैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए आपको ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाई A0 into e power minus lambda t, where lambda is the rate constant.
कैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। टी इन्फिनिटी पहुंच गया है, यहाँ पर टी इन्फिनिटी पहुंच गया है, तो ए इज इक्वल टू वॉट विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस इन्फिनिटी। और ई पावर इन्फिनिटी क्या होता है, दिस इज ई पावर इन्फिनिटी विच इज ए पावर इन्फिनिटी ई पावर इन्फिनिटी इज एक्चुअली में इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो गया ए नॉट अपॉन इन्फिनिटी विच इज 1/0, यानी कि ए नॉट इंटू जीरो हो गया ये। तो यानी कि हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जीरो हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। करेक्ट है, ये हो सकता है, पर लेकिन उससे पहले इन्फिनिटी से पहले कभी भी ये इन्फिनिटी नहीं होगा, टच करता रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दिस इज पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी आइडोजिंकेट 2। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, तो पहले का जो आंसर है वो तो आपका होगा K2 टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, यानी कि जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है टेट्रा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे जिंक, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जिंक टेट्रा हाइड्रोक्सी है OH4, तो यहाँ से तो +4 हो जाएगा, यानी कि -2, जिंकेट 2 है, तो इसका मतलब मेरे पास आना चाहिए K2। तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जिंकेट 2 है, यानी कि जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और OH क्या होता है, OH का जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास क्या आएगा, x + -4 इज इक्वल टू, अगर मैं T लेता हूँ तो x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 आया है तो x की वैल्यू मेरी +2 है, तो यानी कि +2 - 4 इज इक्वल टू T, यानी कि T मस्ट बी इक्वल टू -2। तो यानी कि मेरे पास प्लस टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की 2 है, यानी कि मेरे पास इसके ऊपर जो जो नेट चार्ज आना चाहिए इसके पास, वो आना चाहिए -2, यानी कि ZnOH4 -2 आना चाहिए मेरे पास। तो यानी कि मेरे पास पोटेशियम पहले कैटायन है, तो पोटेशियम K2 ऐड कर दूंगा। इस तरह से हम सोचते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले का जो आंसर है आपका ये है K2ZnOH4, तो ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा वाला चलते हैं, हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, यहाँ पर हेक्साअमाइन प्लेटिनम पहले लिखा गया, यानी कि ये हमारा कैटायन है, तो Pt हमारा सेंट्रल एटम है, हेक्साअमाइन है, यानी कि हमारे पास NH3 6 है। क्लोराइड, अब आंसर आता है कि यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर NH3, तो प्लेटिनम का जो x ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, NH3 का 0 × 0 होता है, 0 × 6, दिस इज गिवन टू बी +4, यानी कि एक्चुअली x के ऊपर हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इसके ऊपर टोटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर हमारे पास Cl4 होने चाहिए, Cl4 ऐड होने चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पर Cl-4 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए वो होना चाहिए PtNH3 6Cl4। दिस इज योर आंसर, ये नाम है इसका। फॉर्मूला लिख दिया आपने, ओ, तो ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन propanone is treated with methyl magnesium iodide and then hydrolyzed? ये आपका आल्डिहाइड्स एंड कीटोन से रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है। पहले तो लिख देते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या होता है, वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और रिएक्ट क्या कर रहा है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, यानी कि CH3 MgI से। पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ये ब्रेक होता है CH3 MgI, तो ये एक्चुअली में इस तरह से ब्रेक होता है, दिस एंड दिस।
तो यहाँ पर आता है आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 माइनस प्लस MgI प्लस बन गया। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो ये इधर से रिएक्ट करेगा इधर, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा चार्ज। तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपका, बनेगा CH3 C CH3 CH3 O माइनस, और यहाँ पर आपका MgI जो है, ये MgI यहाँ पर आके अटैक कर देगा इधर। तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, कंपाउंड बना आपका CH3 C CH3 CH3 O MgI। अब यहाँ पर आप इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइजेशन के बाद क्या होगा, H प्लस और OH माइनस ऐड कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर जो ये जो आपका H प्लस है, ये H प्लस आके इस पर अटैक करेगा और OH माइनस इस पर आके अटैक करेगा। तो आपके जो कंपाउंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे CH3 C CH3 CH3OH प्लस MgOHI। दीज आर योर आउटपुट्स। तो ये हैं आपके दो आउटपुट, दिस एंड दिस। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, मतलब पहले वाले का आंसर। सेकेंड रिएक्शन इज बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब जो ये जो होता है, सॉरी, CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है। CH3COCl AlCl3 से रिएक्ट कर रहा है, तो AlCl3 क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, ये एक्चुअली में Cl को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये इसके पास आके अटैच होगा। तो ये एक्चुअली क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस बन गया। अब ये आपको बेंजीन से रिएक्ट करवा रहा है, यानी कि बेंजीन के साथ यहाँ पर जब बेंजीन होगा तो बेंजीन से कैटायन, यहाँ पर ये जो कैटायन है ये आके इधर रिएक्ट करेगा। बेंजीन के पास आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा रहती ही है। तो वो किसी भी हाइड्रोजन को, ये जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H प्लस की तरह रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ रिएक्ट कर जाएगी। तो आपके पास जिससे कि उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो नहीं जाए, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बनेगा, C6H5 COCH3 प्लस AlCl3 प्लस HCl। क्यों, क्योंकि ये जो H प्लस रिमूव हुआ, ये H प्लस एक्स्ट्रा Cl माइनस से रिएक्ट करेगा। ये जो H प्लस जो रिमूव हुआ है, दिस will react with this Cl minus and this will form HCl और AlCl3 जो है वो यहाँ बन जाएगा। तो ये बन गया आपके कंपाउंड, दिस एंड दिस। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो ये आपका बी वाला पार्ट भी हो गया। ओके, तो बी वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये अच्छा 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 ओके। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस। पहला रिएक्शन है आपका CH3COH प्लस NH3, यहाँ से NH3 रिएक्ट कर रहा है। तो हमें तो ये एक्चुअली पता है कि CH3CO, ये तो एसिडिक होता है CH3COH, तो ये NH2। अब NH3 क्या होता है, ये बेसिक होता है। एसिड बेस का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस फॉर्मिंग सॉल्ट। तो आपके पास जो रिएक्शन होगा, आउटपुट जो बनेगा वो बनेगा CH3CO माइनस NH4 प्लस। तो पहला कंपाउंड तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, अच्छा इसमें पहले ये भी एक कंपाउंड नहीं बना है, यहाँ पर आप इसको हीट भी कर रहे हो। हीट कर रहे हो तो यानी कि यहाँ पे जब आप हीट कर रहे हो तो -H2 होगा। हीट कर रहे हो तो -H2 होगा, यानी कि यहाँ से CH3CO NH2 बनेगा और यहाँ से एक H2O रिमूव हो जाएगा। तो CH3CO NH2 आपका पहला कंपाउंड बनेगा।
है ना, एक H2O रिमूव हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए -2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ओके, क्लियर है। मैकेनिज्म भी समझा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैकेनिज्म जरूरी ही नहीं है। तो यहाँ पर CH3CONH2 बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बन गया आपका ए कंपाउंड। अब फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसको NaOBr से रिएक्ट करवा रहे हो। तो मैं यही लिख देता हूँ इसको, NaOBr से आप जब रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NaO माइनस बनता है और ये Br प्लस बनता है, और जब ये यहाँ पर आके अटैक करता है इधर पीछे से, तो ये इधर शिफ्ट होता है, और ये फिर जब दोबारा शिफ्ट होता है तो ये जो NH2 माइनस है ये इधर शिफ्ट होता है, और ये इधर की तरफ शिफ्ट होकर चला जाता है। तो एक्चुअली में आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3NH2। स्टेप दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, यहाँ पहली स्टेप थी ये, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। पहली स्टेप थी ये माइनस ऑफ प्लस चार्ज फॉर्मेशन। फिर पहला स्टेप में ये रिएक्ट हुआ यहाँ पर, तो सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ O माइनस पे, फिर ये माइनस चार्ज फिर शिफ्ट हुआ इधर थर्ड स्टेप में, और फिर ये इधर चला गया फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप थी आपकी ये जो NH2 यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाना, और जब ये शिफ्ट हो गया तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है। अब ये रीअरेंजमेंट होता है, CH3NH2 बनता है, ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट है B। तो पहला वाला रिएक्शन हो गया है, और फिर चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या है, C6H5NO2 है, विद FeHCl। अब FeHCl आयरन और HCl का अगर आपको यूज पता होगा कि आयरन और HCl जो होता है, दिस इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन्स। ये रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो ये रिडक्शन का मतलब ये बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदल देता है, यानी कि NH2 बन जाता है। तो ये आपका कंपाउंड नंबर A होना चाहिए। अब इसका जो रिएक्शन है Na-Na2 विद HCl, तो Na-NO2 के साथ और HCl के साथ जो रिएक्शन होगा विद एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, ये जो कंपाउंड B बनाता है ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, विच इज एक्चुअली में अवर डाइजोनियम क्लोराइड, विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हेलोजन कंपाउंड्स, और बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए, और एजो डाई बनाने के लिए भी यूजफुल होता है, एजो डाई टेस्ट के लिए भी यूजफुल होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो तो कंपाउंड होता है वो होता है आपका N2 प्लस Cl माइनस, और इसको हम स्ट्रक्चरली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बेंजीन N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, ऐसे कर एजो डाई है, और ये आपका बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दिस इज B प्रोडक्ट। अब चलते हैं C पर। C इज व्हाट, C6H5N2। तो C6H5N2 प्लस, ये मुझे लगता है इसमें कहीं इन्होंने गड़बड़ी तो नहीं कर दी। C6H5N2 तो हमेशा रही नहीं, N2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये N2 प्लस Cl माइनस होगा। N2 प्लस Cl माइनस का जो रिएक्शन है विद CuCN डेल्टा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, Cu प्लस और Cn माइनस होता है, ये जो Cn माइनस है ये यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ये चीज़ निकल जाती है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका C6H5Cn। तो ये होगा आपका कंपाउंड A। और फिर उसके बाद जब इसको आप हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंट में H2O और H प्लस, तो ये आपका बन जाता है, ये एक्चुअली में C ट्रिपल बॉन्ड N CN है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो यहाँ पर आपके पास ये शिफ्टिंग होती रहती है, इधर शिफ्टिंग माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज, और यहाँ पे जो H2O है ये OH माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होता है, एक OH यहाँ पर अटैक हुआ OH माइनस, और सिमिलरली एक H प्लस यहाँ पर अटैक हो गया। तो कंपाउंड जो आपके बनते हैं वो ऐसा बनता है स्टेप वाइज, जैसे ये COH डबल बॉन्ड बन गया NH, फिर ये फिर शिफ्ट होगा माइनस चार्ज में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, और फिर एक OH माइनस है और एक H प्लस यहाँ पर आके अटैक करेगा, और OH माइनस यहाँ पर आके अटैक कर देगा वाटर से। और फिर उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, C6H5 COH OH और बॉन्ड NH2, फिर से यहाँ पर शिफ्टिंग होगी N माइनस की,
और यहाँ पर प्लस चार्ज बनेगा, एक और OH माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक H प्लस यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा और आपका जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है C6H5, जो कि आप देख रहे हो, पता होगा आपको कि ये कंपाउंड इज भारी अनस्टेबल होता है। किसी भी कार्बन के ऊपर अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, एक OH यहाँ से रिमूव हुआ और एक H प्लस यहाँ से रिमूव हुआ और ये बॉन्ड इधर आ जाता है, तो ये COH बन जाता है। तो एक्चुअली में आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा C6H5 COOH, अच्छे से लिख देता हूँ, C6H5 COOH प्लस NH3। अब यहाँ पर क्या है, इतनी कहानी आपको रिप्रेजेंट करने यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको ये बताया है, ये कहानी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपको समझाने के लिए। आपने जब ये कंपाउंड ए लिख दिया तो ए कंपाउंड लिखने के बाद अगर आप एक डायरेक्ट कंपाउंड ये भी लिख देते हैं तो आपका काम हो गया। तो ये आपका बी कंपाउंड है ना, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये पूरा जो मैकेनिज्म टाइप का ये मैकेनिज्म बना के दिखाया है, ये किस तरह से आपका कंपाउंड एक्चुअली बन रहा है। ओके, इसमें से आपको सिर्फ, अगर आपने सिर्फ ए प्रोडक्ट और फिर बी प्रोडक्ट भी लिख दिए तो वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही आपसे कंपाउंड कर रहे हैं, ना कि मैकेनिज्म। वो चाहते नहीं है कि आप उनसे मैकेनिज्म बना के लिखो। मैकेनिज्म बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, एनिलीन एंड इथेनामाइन। एनिलीन और इथेनामाइन एक्चुअली में ये आपका जो टेस्ट है यहाँ पे, ये एजो डाई टेस्ट होता है। एजो डाई टेस्ट जो अभी हमने देखा था, एनिलीन जो होती हैं, ये एनिलीन जो होती है ये एजो डाई से रिएक्ट करती हैं और फिर उसके बाद NaNO2HCl से एजो डाई बनाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये दिस इज कॉल्ड एजो डाई, ये ना, दिस इज योर एजो डाई, इसको हम एजो डाई कहते हैं। ये है आपका एनिलीन, तो ये एनिलीन शो करती है इस टेस्ट को। तो एनिलीन जो है इस टेस्ट को शो करेंगी, तो आप इससे आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। इथेनामाइन और एनिलीन विद एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन जब इसको आप करोगे तो ये कैसे आप करोगे, ओनली एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन और मिथाइल एनिलीन अगर आप देखेंगे तो इसको आप एजो डाई से नहीं कर सकते हो, एजो डाई टेस्ट से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एजो डाई टेस्ट जो है एनिलीन देगा, इथेनामाइन भी देगा, पर एनिलीन जो है, एनिलीन भी एजो डाई टेस्ट देगा और ये भी देगा एजो डाई टेस्ट, है ना, क्योंकि दोनों ही एनिलीन है। तो अब आपको कोई एक ऐसा टेस्ट देखना पड़ेगा एनिलीन जो कि इन दोनों को अलग अलग करे, मतलब। तो यहाँ पर मैं जो कौन से जो टेस्ट लूंगा वो है मेरा CHCl3 प्लस KOH वाला, रिएक्शन विद CHCl3 एंड KOH, CHCl3 प्लस KOH टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, जिसमें इसको हम एक्चुअली में हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपके पास प्राइमरी अमाइन, जैसे कि ये टेस्ट क्या है, दिस टेस्ट प्राइमरी अमाइन RNH2 जो होता है वो Br2 और KOH, CHCl3 और KOH से रिएक्ट करती है जब ये, तो आपका आउटपुट बनता है RNC। ये मैंने आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बता दिया। नहीं, ये हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं, ये है एक्चुअली, इसको कहते हैं हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट, सॉरी, कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है ये। और ये कार्बाइल अमाइन फॉर्म हुआ है, कार्बाइल अमाइन, और ये बहुत ही बदबूदार होती है, बिल्कुल रोटन एग स्मेल टाइप की। तो यहाँ पर ये सिर्फ प्राइमरी 1 डिग्री अमाइंस देते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये जो एन मिथाइल एनिलीन है, ये एक्चुअली में आपका 1 डिग्री अमाइन है ना। तो 1 डिग्री अमाइन में आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो कि एनिलीन तो है नहीं है 1 डिग्री अमाइन, CH4NH2 है ये, है ना। एनिलीन एक डिफरेंट कंपाउंड है, एन मिथाइल एनिलीन है, ये आपका 1 डिग्री अमाइन।
तो ये क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्ट करने के बाद कार्बाइल अमाइन के साथ ये वाला टेस्ट देगी और एनिलीन नहीं देगी, इसलिए आप इसको यूज करके सेपरेट कर सकते हो इनको बाय यूजिंग कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटानॉल है, ब्यूटेन अमाइन है, और तीसरा है ब्यूटेन। अच्छा, तो ब्यूटेनॉल क्या होता है आपका, CH3CH2 ब्यूटेनॉल। और ये ब्यूटेन अमाइन जो होता है वो आपका CH3CH2CH2CH2NH2 हो गया। ब्यूटेन हो गया आपका CH3CH2CH2CH3। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ब्यूटेनॉल जो है, ब्यूटेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, देन कंपेयर टू दिस, बिकॉज ऑफ इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा इसमें होती है ऑक्सीजन के साथ। क्यों, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये कंट्रोवर्शियल चीज है, ये तो आप इजीली मतलब निकाल लोगे, क्योंकि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही तीन ऐसी चीजें हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं। अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, एच बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो ये इसका तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसमें और इसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितनी ज्यादा, किस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, और फिर होता है नाइट्रोजन। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन ज्यादा होगी, है ना, एच बॉन्डिंग। तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा इसका होगा, एल्कोहल ब्यूटेनॉल का, फिर ब्यूटेन अमाइन का, फिर ब्यूटेन का। तो ऑर्डर होगा ये। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। गिव द थ्री पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड व्हाट इज केमिसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन दोनों ही आपका सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सरफेस केमिस्ट्री आपका टर्म टू एग्जामिनेशन में है ही। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है, एक मतलब ये एक्चुअली में सरफेस जो होता है आपका, ये होता है कोलोइडल सरफेस, और यहाँ पर एडिशन होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये होता है आपका कोलोइडल सरफेस। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो फिजियोसॉर्प्शन से, फिजियोसॉर्प्शन का मतलब एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजियोसॉर्प्शन। ये होता है बाई वीक वैन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सरफेस पर अटैच होते हैं। केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकली अगर जो रिएक्शन हो रहा होता है सरफेस पर उसका मॉलिक्यूल का, तो उससे जो एड्सॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं केमिसॉर्प्शन। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जब आप आगे इसको देखोगे तो इसके तीन डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं। ये मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के तीन डिफरेंसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। तीन डिफरेंसेस मैं तो वैसे तो नोटबुक में होंगे तो आपको 10 याद कर लेने चाहिए, क्योंकि 10 हो सकता है 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया है, 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए। तो कोई भी 3 मार्क्स में पूछा गया तो 3 पॉइंट्स डाल लीजिए। पहला, इट अराइजेज ड्यू टू वीक वेंडरवाल फोर्सेस, और इसका क्या है, ड्यू टू केमिकल बॉन्ड, ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये येलो कलर ज़्यादा अच्छा है। हाँ,
और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्यों? वाई इट इज रिवर्सिबल इन नेचर? बिकॉज द एड्सॉर्प्शन जो फोर्सेस होती हैं वो वीक वेंड्रेबल फोर्सेस होती हैं, तो इट इज इजी टू डिटैच द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, है ना, ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है। एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइड सरफेस या किसी दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर, एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस पर अटैच होना, एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा एब्जॉर्ब हो जाना, दिस इज एड्सॉर्प्शन, फिजिकल adsorption and this is chemical adsorption. दूसरा इट इज इरिवर्सिबल। दो पॉइंट हो गए। सी, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल हो जाता है, लो टेम्परेचर से ही काम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें इसके फोर्सेस केमिकल वाली हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। तो ऐसे तो इसके बहुत सारे डिफरेंसेस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन तीन, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए तीन तीन ही पॉइंट पूछे हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया आपका काम। हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड? जब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। वाई? क्योंकि अगर आपका सरफेस ही कम है, तो जब सरफेस कम है तो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स उसको मिल रहे हैं रिएक्शन के लिए। जब सरफेस ही कम हो गया, किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस कम हो गया, तो वो दूसरे को अटैच ही कम कर सकता है, कम करेगा अटैच, तो कम करेगा अटैच, तो यानी कि कैरी कम करेगा, यानी कि रिएक्शन कम होगा। इसलिए बी जो है, इफ द कैटलिस्ट is added in a reversible reaction, the rate of the reaction it will be increased. It will increase rate of both forward and reverse reaction. क्योंकि अगर आपको याद होगा कि एक्चुअली में जो काम होता है कैटलिस्ट का, काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, डिक्रीज करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो जल्दी स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। अब यहाँ पर रिएक्टेंट जो होंगे ए प्लस बी, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये इस एनर्जी पर जब एनर्जी रीच करती है इनिशियली, तभी यहाँ पर प्रोडक्ट बनने चालू होते हैं, ए प्लस बी इज गिविंग यू सी प्लस डी, इससे पहले नहीं होता। तो जब यहाँ पर कैटलिस्ट आ जाता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है कि कैटलिस्ट यहाँ पर इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देता है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हो रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब डाउन हो जाएगी तो मॉलिक्यूल पहले ही एक्टिवेट हो जाएगा। मॉलिक्यूल पहले ही एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि जो आउटपुट है, दिस आउटपुट यहीं पर ही बनना चालू हो जाएगा, नीचे ही बनना चालू हो जाएगा। एनर्जी यहाँ पर रीच होगी, इधर रीच होगी इस लेवल पर, तभी ए प्लस बी इज गिविंग यू सी प्लस डी होने लगेगा, तो आउटपुट ज़्यादा बनना चालू हो जाएगा। तो इसलिए रेट रिएक्शन का बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन अगर इंक्रीज हो गया तो उसके केस में रेट क्या हो जाता है, वो आपका बढ़ जाता है। वाई? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस? वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बढ़ जाए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। दूसरे सिंपल टर्म्स में अगर आप समझना चाहो तो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो बढ़ जाएगा हाई एनर्जी होने की वजह से।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा रिएक्शन होगा, तो इसकी वजह से रेट इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है K इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस ई बाई आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो एक्चुअली जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और एक्टिवेशन एनर्जी मैं आपको समझा ही चुका हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ए रिएक्शन। ओके, आ गया समझ में? 3 क्वेश्चंस और हैं। ये 3 क्वेश्चंस, कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन इज व्हाट दिस वन। तो इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस इज गिविंग Zn2 प्लस प्लस Cu, इतना E नॉट दिया हुआ है, E नॉट फॉर दिस इज गिवन, R इज गिवन, F इज गिवन। डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो पहला तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या है कि यहाँ पर हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम है ई नॉट सेल निकालना। तो यहाँ पर हमारे जो रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ है हो गया जो कि कैथोड पे होता है, विच इज एक्चुअली अपर का Cu2 प्लस प्लस 2E माइनस इज गिविंग यू Cu। ये है रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इज अवर एट एनोड होता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि Zn इज गिविंग यू Zn2 प्लस प्लस 2E माइनस, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑफ द रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn। रिडक्शन हाफ माइनस ऑक्सीडेशन हाफ, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, जो कि आपका आएगा 0.34 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। दिस इज योर ई नॉट सेल। अब डेल्टा जी की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि -2 इंटू 96500 इज द वैल्यू ऑफ एफ। ई नॉट इज 1.1 वोल्ट। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, जो कि आपका आएगा -212.27 किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो ये हो गई आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? फ्यूल सेल्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो पहला कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हाई होती है, ग्रेटर देन 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स। एफिशिएंसी फ्यूल सेल की ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70% होती है। नॉर्मली थर्मल प्लांट्स होते हैं उनकी 40% होती है। नॉर्मली अदर्स हैव 40% एफिशिएंसी। पहला तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा, फ्यूल सेल्स जो होते हैं ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, तो ये उसकी दूसरी एडवांटेज होती है। क्योंकि फ्यूल सेल में क्या होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होता है, मतलब फ्यूल सेल बहुत ही अच्छे सेल्स होते हैं, हाइड्रोजन सेल्स। तो ये 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स हैं, एफिशिएंसी और एक पॉल्यूशन फ्री। आउट आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रिडिक्ट द रीजन, predict with reason which pair will allow greater conduction of electricity. सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस या सिल्वर वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही मेटल हैं। तो मेटल में क्या होता है? मेटल में, इन मेटल कंडक्टिविटी जो होती है, ये नीचे लिख देता हूं मैं। फॉर मेटल्स
कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये बेसिक ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियसली इसकी जो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादा होगी कंपेयर टू वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन है आपका 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन और 1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर COH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, पहले का ये हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे आप तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो कंडक्टिविटी है किसकी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी ऑफ इस वाले की ज़्यादा होगी 0.1 मोल CH3COH की। तो कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी 0.1 मोल CH3COH की। यहाँ पर सिल्वर वायर है 30 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन KCl सोल्यूशन है 20 डिग्री सेल्सियस, KCl सोल्यूशन है 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर आपका आयन का केस है। तो थर्ड केस में KCl जितनी इजीली ब्रेक होगा K प्लस और Cl माइनस में, उतनी ही हायर कंडक्टिविटी ऑफ होगी सॉल्यूशन की। अब KCl एट 50 हायर टेम्परेचर पे इजीली ब्रेक होगा, इजी फॉर्मेशन, देन एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि ब्रेकेज आसानी से होगा K प्लस और Cl माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए जो कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन 50 डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये वाला आंसर इसमें होगा। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर डिफरेंस आपको देना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो मैं यहाँ पर ये यहाँ लिख देता हूँ। दो डिफरेंस है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहला जो डिफरेंस है आपका वो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाई केमिकल रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, एनोड नेगेटिव पार्ट होता है इसका और कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इसका रिवर्स होता है। तो ये इसका रिवर्स होता है। तो पहला, केमिकल रिएक्शन से ये क्या करता है, ये कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी करता है, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब ये केमिकल, ये वो क्या करता था, वो केमिकल रिएक्शन करता है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, इससे ही केमिकल रिएक्शन हो। रिवर्स। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो अगर आप ये समझ गए होगे कि रिवर्स होते हैं, तो रिवर्स से ही दो डिफरेंसेस निकाल लोगे, है ना। ये हो गया है, ये तो ये भी सॉल्व हो गया। अब ये और दो चीज़ें हैं।
copper two compounds, why copper one compounds and copper two compounds are colored. कॉपर वन compounds are white where copper two compounds are colored. कॉपर वन compounds white इसलिए होते हैं क्योंकि कॉपर वन compound Cu+1 होता है कॉपर वन। तो इसमें जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। फुल कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्यों किसी से एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को या किसी को देगा, इसलिए वाइट कलर होता है। क्योंकि कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, कॉपर इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। और कॉपर प्लस टू अगर देखोगे तो आप कॉपर प्लस टू की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 3d9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? यहाँ पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इधर ये वाला, इस वजह से इसमें एक कलर आता है, इसमें वैसे कलर आता है इन दिस Cu2+ में। कॉपर वन कंपाउंड क्या है, कॉपर वन कंपाउंड फुल्ली फिल्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वाइट होता है। ठीक है, तो पहला वाला रीजन समझ में आ गया होगा। क्रोमेट चेंज देयर कलर व्हेन दे आर केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर्ड क्रोमेट आयन फॉर्म होते हैं आपके। दूसरा वाला एसिडिक सॉल्यूशन CrO4- 2- प्लस 2H+ इज गिविंग यू, ये रिएक्शन होता है Cr2O7 2- प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो येलो कलर होता है ना CrO4- 2- का, ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। ये बहुत बेसिक, ये है एसिडिक सॉल्यूशन, ये बहुत बेसिक रिएक्शन है। हमेशा ये लैब में आपसे कराया जाएगा, क्योंकि जब भी K2CrO4 होता है आपके पास, है ना, तो वो क्रोमेट्स होते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, वो एसिडिक सॉल्यूशन में K2Cr2O7 बना देता है, विच इज ऑरेंज, ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट, एक्चुअली येलोइश कलर प्रेसिपिटेट होता है, ऑरेंज कलर कहते हैं उसको। तो डाइक्रोमेट आयन होता है, इस वजह से ऐसा, इस वजह से ऐसा होता है कि इस रिएक्शन की वजह से, अपने ऑक्सीडेशन की वजह से। जिंक CdHg are considered as d block elements but not as transition element। क्योंकि जिंक CdHg आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज जिंक Cd और Hg की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D10 ऑर्बिटल्स की होती है, मतलब फुल्ली फिल्ड, दे आर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड होते हैं ये। तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमेशा इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहते हैं, लेकिन क्योंकि डी ब्लॉक में होती है इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते इनको। spin movement, spin only movement of CO2+ by writing the electronic configuration of CO and CO2+। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मूवमेंट ऑफ CO2+ बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO एंड CO2+। तो पहले आप CO की इलेक्ट्रॉनिक, CO का एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2।
तो ये CO की हो गई। CO2 प्लस आप लिखोगे, CO2 प्लस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3D में जब आप देखोगे इसके जो d ऑर्बिटल्स हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो स्पिन ऑनली मूवमेंट होता है, स्पिन मूवमेंट इज डिफाइंड एज √n/n+2। स्पिन मूवमेंट इसका क्या हुआ, √n/n+2, जिसमें n की वैल्यू है 3। अब n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 3 × 5 यानी कि √15। √15 की वैल्यू निकाल लो आप, विच इज इक्वल टू 3.87। तो ये हो गया आपका स्पिन ऑनली मूवमेंट ऑफ CO2 प्लस। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार, ये तो पहला वाला है ना, बहुत थ्योरेटिकल है। इसको तो आपको खैर बता देता हूँ मैं, 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। पहला पॉइंट है, इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाई 5f इलेक्ट्रॉन्स। ये तो एक डिफरेंस होता है 4f और 5f इलेक्ट्रॉन्स का, ये डिफरेंस होता है। दूसरा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इसकी होती है +3। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रेटर रेंज होती है, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, 5f 6d 7s लेवल्स कंपेरेबल एनर्जीज के होते हैं, 7s 5d 6s। तो इस वजह से आप देखोगे कि एक्टिनॉइड्स में जो है ना ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके साथ ऐसा नहीं होता, डी ही होता है इसके पास, 4f ही होता है। तो f में क्या होता है ना, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली फाइंड आउट की जाती है। थर्ड, इनकी दे हैव लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और नॉन रेडियो एक्टिव भी होते हैं, दे आर नॉन रेडियो एक्टिव टू। ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं ये, एंड दे आर रेडियो एक्टिव टू। ये 3 डिफरेंस हो गए, है ना। तो हो गया ये, तो पहला वाला हो गया है बी। वैसे इसको आप और अच्छे से और सारे पॉइंट्स इसके देख लेना, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो। गिव रीजन इन सेलेक्ट एन वन एटम या आयन विच विल एग्जिबिट आस प्रॉपर्टी। Sc3+, Cr3+, डायमैग्नेटिक बिहेवियर इसमें से कौन करता है। तो यहाँ पर पहले तो आपको ना यहाँ पर Sc3+ और पहले इसकी Sc3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। Sc3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाओगे इसकी, तो Sc3+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, Sc क्या होता है, Sc तो यूजुअली शायद 21 होता है, हाँ Sc 21 होता है। Sc is 21। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3D1 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब Sc3+ आप मुझसे पूछोगे तो Sc3+ हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया बस। इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा कि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर होगा ही नहीं। मैग्नेटिक बिहेवियर तब आता है जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ऐसे ही अगर आप Cr3+ भी देखेंगे तो Cr3+ की क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम इज 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब यहाँ Cr3+ कर लो तो Cr3+ क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, और फिर उसके बाद आपका +3 है ना, तो यहाँ पर +3 में 3d5 4s1 क्या हो गया आपका 3d3 हो गया। तो ये तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो इसका मतलब सिर्फ Sc3+ शो करेगा, तो Sc3+ इसमें से Sc3+ आपका आंसर हो गया। Sc3+ विल शो द मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर। कॉपर या क्रोमियम या कॉपर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर और क्रोमियम में अगर आपने देखा होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी, है ना, मैंने जो यहाँ पर बनाई थी ऊपर, दिस वन। इसके पास क्या था, 3d5 थे, 3d5 और 4s1, यानी कि सभी के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो इसका मतलब 3d5 और 4s1 में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इसके पास मेटल्स में, तो उसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्रोमियम की। कॉपर में कॉपर में क्या है कि कॉपर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कॉपर की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। इसको तो आप पीछे देख लेना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये पीछे वाले में जो पहले एक्सप्लेन किया है। क्रोमियम में क्या है कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये हो गई, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये 4s, तो यहाँ पे मैं इसके इलेक्ट्रॉन वो बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, दिस 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 एंड वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए इनपर्ट इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। और अगर कॉपर की बनाएंगे तो कॉपर की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर 29 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो यानी कि इसके जो लास्ट के जो ऑर्बिटल्स हैं ये और ये, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d10, यानी कि फुल्ली फिल्ड है ये। और इसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये है 10 फिल्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 5 इसके और एक इसका, और इसके पास सिर्फ 1 है। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी मेटल्स में, है ना, मेटालिक बॉन्डिंग में, तो ये मेटालिक बॉन्ड्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग metallic bond is higher, stronger when unpaired electron more। तो इसलिए क्रोमियम में ज्यादा है, इसलिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ओके, ये समझ में आ गया है, क्रोमियम का ज्यादा होगा कंपेयर टू कॉपर। तो ये है आपका, ये सभी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 2019 के जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के वो भी दूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक दो दिन में फिजिक्स के भी 2020 के जो क्वेश्चन आए थे टर्म टू से रिलेटेड, या मैथमेटिक्स से भी जो आए थे क्वेश्चन टर्म टू से रिलेटेड, वो सब भी डिस्कस करेंगे अपन। और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना भूलना मत आप एग्जाम से पहले। तो क्योंकि इस बहुत अच्छे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।